सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो हमारी है वो हमारी होने वाली है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 प्राथमिक स्तर फर्स्ट से लेकर के 5 तक, क्लास 1 से 5 तक की प्रथम प्रश्न पत्र। ठीक है, यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका पेपर हुआ था वो 8 जनवरी 2020 को यूपी टेट का जो पेपर हुआ था प्राथमिक स्तर प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण विधि के जो टॉप 30 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनको यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। पूरा का पूरा इसमें जितने भी क्वेश्चन हम देखेंगे पूरा डिटेल में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और आपको भी अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है साथियों कि स्तंभ ए से बी को सुमेलित कीजिए। यानी यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शंस जो है वो सही होंगे यहाँ पर आपको बताना है। यानी कि यहाँ एनिमल जो है ये किससे संबंधित है तो ये आपको बताना। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर किसके साइड जा रहे हैं, एनिमल जो है वो किससे संबंधित है साथियों, वो किससे संबंधित है, वो है भाई साहब थार्नडाइक से संबंधित। यानी पहला हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद जो पुनर्बलन की अनुसूची है ये किससे संबंधित है, ये स्किनर से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर 4th नंबर, उसके बाद 1st नंबर यानी 3rd नंबर, सी नंबर गेस्टाल्ट से संबंधित हो जाएगा और अनुकूलन जो है वो पियाजे से संबंधित हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 2nd नंबर दिया गया है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जो विकास है वो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, किस सिद्धांत से संबंधित। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन में समझेंगे इसको, तब ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो विकास कभी ना समाप्त होने वाली जो प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित हो, किससे संबंधित है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा किससे, निरंतरता। यानी ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर 3rd हमारा सही भी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, ऑप्शन नंबर 3rd। अब इन सभी के बारे में भी दोस्तों हम लोग जान लेते हैं। जो सबसे पहला दिया गया वो निरंतरता जो दिया गया, यानी कि सबसे पहला यानी जो हमारा आंसर सही है उसको देख लेते हैं। निरंतरता का जो सिद्धांत है इसमें क्या होता है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। कौन सी, निरंतरता। यहाँ पर आपको बताया गया अगर इसी जगह लाइन की जगह पर अगर रख दिया जाता कि बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है तो ये किसका हो जाता है, ये अंतःक्रिया सिद्धांत हो जाता है। अगर इसकी जगह पर ये लाइन रख दी जाती तब यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाता है वो अंतःक्रिया हो जाता है। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, तो एकीकरण सिद्धांत वह सिद्धांत होता है जिसमें विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। यानी विभिन्न अंगों के एकीकरण की गतियों की सरलता को संभव बनाता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे एकीकरण का। यहीं पर हमारा लास्ट बनता है वो क्या बनता है, अंतःक्रिया का सिद्धांत। यानी बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण, न केवल वातावरण के कारण, वर्ण दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। ये हो जाता है हमारा अंतःक्रिया। तो चारों के बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। चलिए भाई 3rd नंबर की ओर चलते हैं। 3rd नंबर जो हमारा प्रश्न बनता है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बनी है या बन गई है। ठीक है ना। यहाँ पर 25वें संशोधन, 86वें, 22वें या 52वें। तो यहाँ पर साथियों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा, बिल्कुल भाई 86 के साइड चला जाएगा, 86वें संशोधन। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये बनता है हमारा कि जो 86वां संशोधन था वो 2002 में शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हो गई 2002 में शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। कौन सा, 86वां संशोधन। और यहीं पर इसमें क्या हुआ था कि अनुच्छेद 21 का एक नया खंड जोड़कर अनुच्छेद 21 का ए, आप लोगों ने पढ़ा हुआ ना, 21 का ए, वो भी बनाया गया था जिससे शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई थी। जिससे क्या हो गई थी, शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई। और इस अनुच्छेद के अनुसार क्या हुआ था कि राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। ये इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, 86वें संशोधन के अंतर्गत आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया है वो भी साथियों बहुत जबरदस्त प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया है कि अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे अब्राहम मैस्लो थे, मैकडूगल थे, विलियम जेम्स से दिया एस्पिशन थे।
तो भाई यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैकडूगल थे। ऑप्शन नंबर सेकंड के साइड चला जाएगा। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सेकंड के साइड चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब्रेडा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन सन कब हुआ था? सन 1908 में हुआ था। किसने किया था? मैकडूगल ने किया था। तो यहाँ पर अब्रेडा प्रवृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादक कौन थे? मैकडूगल थे। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? 1908 में हुआ था। याद कर लीजिएगा आप लोग, कब हुआ था? 1908 में मैकडूगल ने किया था। यानी कि उनके अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां भी होती हैं। उनके अनुसार, किनके? मैकडूगल के अनुसार, जो मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को जन्मजात मनोशारीरिक उपद्रव के रूप में परिभाषित किया है। किसने परिभाषित किया है? मैकडूगल ने। ठीक है, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को। उसके बाद हमारा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर साथियों कि विकास, जी हाँ, विकास की किस अवस्था को कोल या ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? ठीक है ना, अनोखा काल कहा है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था को? भाई सभी साथी बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा साथियों का, बिल्कुल भाई, वेरी गुड वेरी गुड। जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के सेट जा रहे हैं, बाल्यावस्था, उन सभी का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर बाल्यावस्था हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कोल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बताते हुए लिखा है। क्या लिखा है? कि वास्तव में माता पिता के लिए विकास यानी बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। वास्तव में माता पिता, ये जो अवस्था होती है संवेगात्मक अवस्था का अनोखा काल बताते हुए इन्होंने कहा है कि जो ये वास्तव में जो माता पिता के लिए जो बाल विकास की इस अवस्था को है, क्या है, समझना बहुत ज्यादा कठिन होता है। क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाएगा? हमारा बाल्यावस्था हो जाएगा। अगला हमारा जो प्रश्न हो जाएगा कि किसे बहुविमात्मक प्रज्ञा प्रत्यय दिया है? बिल्कुल सभी साथी बताएंगे भाई, बहुविमात्मक, सभी साथी जल्दी से बताएंगे भाई राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? बिल्कुल सही। जितने भी साथी यहाँ पर जो हमारे आंसर दे रहे हैं, जितने भी साथी हमारे किसके साइड जा रहे हैं? किसके साइड? बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल गार्डनर के साइड जितने भी साथी जा रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अब गार्डनर के बारे में इसके ऊपर थोड़ा सा जान लेते हैं कि बहुविमात्मक प्रज्ञा प्रत्यय दिया क्या है। ठीक है ना, यानी बहुविमात्मक प्रज्ञा या किसे क्या कहते हैं? बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा सन 1983 में कब किया गया था? 1983 में। कब किया गया था? 1983 में प्रतिपादित किया गया था। ये लाइन हमारी हो गई। उसके बाद यहाँ पर कि गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुप्रकारीय होता है। ठीक है ना, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। कौन कौन सी बुद्धि बताई है? याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, पहली होती है व्यक्तिक परबुद्धि, व्यक्तिक स्वबुद्धि, संगीत बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, उसके बाद स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। ये 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई। किसने बताई है? हार्वर्ड गार्डनर ने, जिनको शॉर्ट में हम गार्डनर ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 के साइड चला जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा अगला आंसर तो दिख ही रहा आप लोगों को, डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, व्यक्त करने में, पढ़ने, वर्तनी में या बोलने में या खड़े होने में। तो भाई यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 के साइड चला जाएगा, पढ़ने और वर्तनी में। ठीक है ना, पढ़ने और वर्तनी में ये बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। अब यहीं पर जो डिस्लेक्सिया जो थे, डिस्लेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता विकार है। क्या है ये? एक प्रकार का ये अधिगम अक्षमता का विकार है जो निम्नलिखित लक्षण होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? निम्नलिखित लक्षण होते हैं। वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई, पढ़ते समय वर्णों का लोप होना। उसके बाद इसी के अंतर्गत ये भी आता है कि समान उच्चारण वाले ध्वनियों का ना पहचान पाना, शब्दों को उल्टा क्रम में पढ़ना, शब्दों को उल्टा या इधर उधर करके पढ़ना। जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि व्यक्त करने, यानी मैं करने व्यक्त, इस तरह उल्टा पढ़ना। ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न हमारा जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया, थोड़ा सा बड़ा है कि निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक को निःशुल्क बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को सीखने के अक्षम को अतिरिक्त
समय देना चाहिए या शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए? तो जल्दी से बता दीजिए भाई क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर हमारा? प्रोत्साहित करना चाहिए, क्या हो जाएगा इसमें हमारा राइट आंसर? बिल्कुल भाई, बिल्कुल 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 ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षा को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। अब यहीं पर अगर हमारी बात आती है कि समावेशी शिक्षा जो है यानी समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका निम्न होनी चाहिए, कौन कौन सी होनी चाहिए? इसमें होनी चाहिए कि बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था भी करनी चाहिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। और शिक्षक को इसमें क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। इसमें दिया गया है कि नहीं ध्यान देना चाहिए, भूमिका कौन सी नहीं है, यानी ये भूमिका नहीं, इनमें क्या ध्यान नहीं देना चाहिए? नहीं, ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और इसी में क्या होना है कि बच्चों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए और बच्चों को शिक्षक को सीखने के अक्षम बच्चों के अतिरिक्त समय पर भी ध्यान देना चाहिए और शिक्षक को बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर अधिगम परिस्थितियों का भी निर्माण करना चाहिए। ये होता है शिक्षक, ये होता है समावेशी कक्षा शिक्षक की भूमिका। अगला हमारा जो 9 नंबर प्रश्न बनता है वो बनता है कि कक्षा में, जी हाँ, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए या फिर रोक देना चाहिए? तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा भाई यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रेरित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने में से आ रहे हैं उन सभी का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अपना 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या दिया गया कि बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, भावात्मक विकास से। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा? शारीरिक विकास से, शारीरिक विकास के साइड चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड के साइड चला जाएगा, शारीरिक विकास से। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर देखते हैं कि निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? फटाफट से जिन भी साथियों को आंसर पता है भाई फटाफट से बता देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल भाई, जिन भी साथियों को पता है जल्दी से बता देंगे सभी साथी क्या हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर, ठीक है ना भाई सभी साथी। निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। जितने भी साथी भाई हमारे यहाँ पर जा रहे हैं, जितने भी साथी हमारे यहाँ पर जा रहे हैं, किसके साइड जा रहे हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ऑप्शन नंबर द के साइड, यानी ऑप्शन नंबर 3 के साइड, 3 नंबर के साइड जितने भी साथी जा रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा, अगला यहाँ पर हमारा 12 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के का अंग नहीं है? विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। अंतः या आंत प्रज्ञ अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था या क्रियात्मक अवस्था? तो भाई क्या हो जाएगा 12 नंबर का? भाई 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट अंदाज में सभी साथी बता देंगे भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए आंत प्रज्ञा अवस्था जो है उसी के अंतर्गत हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साइड, आंत प्रज्ञा अवस्था। देखिए यहाँ पर ब्रूनर ने क्या किया था, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा गया था, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। कौन सा नहीं इसमें? आंत प्रज्ञा नहीं है, ठीक है ना। यानी नीचे के जो 3 हैं इन ये ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 3 भागों में बांटा गया, 3 स्तरों में बांटा, क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक। लेकिन किसमें नहीं बांटा था इन्होंने? आंत प्रज्ञा जो है वो इससे अलग है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सेकंड का साइड चला जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल। अगला हमारा जो प्रश्न हो जाएगा, अगला हमारा जो प्रश्न हो जाएगा 13 नंबर। 13 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। दिया गया यहाँ पर कि मारिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था या आत्मीकरण या वाचन अभिव्यक्तिकरण। जल्दी से बता देंगे सभी साथी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड भाई, वाह बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, वेरी गुड। देखिए 5 पदों का वर्णन है, वे कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है ना। वे इसमें कौन कौन से हैं सही क्रम में लिखना है, करेक्ट में लिखना है। तो यहां पर सबसे पहले हमारा आ जाएगा खोज, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? खोज आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा
यहाँ पर हमारा जो सही क्रम में आ जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साइड चला जाएगा। पहले पे आ जाएगा सेकंड नंबर, दूसरे पे फर्स्ट, इसके बाद ये यानी सेकंड पे खोज आ जाएगा, प्रस्तुतिकरण आ जाएगा, उसके बाद वाचन आ जाएगा, उसके बाद संगठन आ जाएगा, उसके सॉरी एक मिनट, उसके बाद आत्मचरित्र, उसके बाद संगठन आएगा, उसके बाद वाचन आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, ज्ञान, बोध्य। जल्दी से बता देंगे सभी साथी, बहुत जल्दी से बता देंगे 14 नंबर का भाई क्या हो जाएगा। तो 14 नंबर का अनुमूल्यन जितने भी साथी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो अनुमूल्यन है ये इससे संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो 6 वर्गों में बांटा गया था, संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन से, एक आपका ज्ञान आता है, दूसरा बोध आता है, अनुप्रयोग आता है, विश्लेषण आता है, संश्लेषण आता है और मूल्यांकन आता है। 6 प्रकार यानी 6 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना, 6 भागों में विभाजित किया गया। इसमें आपका अनुमूल्यन तो आया नहीं कहीं, ठीक है ना, अनुमूल्यन बिल्कुल नहीं आया। तो यहाँ पर जो हमारा इसमें से जो विभिन्न हो जाएगा, संबंधित नहीं हो जाएगा, वो अनुमूल्यन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 15 नंबर दिया गया। 15 नंबर दिया गया कि निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, मिश्रित, नतोदर, उन्नोत्तर या उत्तल जिसे कहते हैं, या लंबवत। तो 15 नंबर का भाई क्या हो जाएगा, 15 नंबर का अधिगम का वक्र नहीं है। भाई सभी साथी को बताना भाई अधिगम का वक्र नहीं है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लंबवत। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें से वक्र नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए अधिगम का वक्र जो है मुख्यतः 4 प्रकार से होते हैं। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका उसमें से होता है वो होता है सरल रेखीय वक्र, दूसरा होता है उन्नतोत्तर वक्र, तीसरा होता है आपका नतोदर वक्र, चौथा होता है मिश्रित होता है। तो यहाँ पर आपको मिश्रित दिया गया है, नतोदर दिया गया है और उत्तोदर दिया गया है, सरल रेखीय वक्र नहीं दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा लंबवत का कहीं इसमें चारों ऑप्शन में लंबवत कहीं आता ही नहीं। जो ये 4 प्रकार के होते हैं इसमें लंबवत नहीं आता है, इस वजह से हमारा यहाँ पर लंबवत इससे भिन्न हो जाएगा, वक्र बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न दिया गया। 16 नंबर क्या दिया गया कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए या बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ये तो आपके बुद्धि पर आधारित होता है कि भाई आपको इसमें क्या करना है, क्या आपको सही लगता है वही आंसर सही हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें देखना ये होता है कि हाँ आखिर हमारा माइंड कहाँ तक सोचता है। ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन रटने से नहीं, इसमें आपको माइंड लगाना पड़ेगा, तभी इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो हो पाते हैं। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब आप अपना माइंड मेकअप करके आएंगे पढ़ने के लिए। बिल्कुल जल्दी से बताएंगे सभी साथी, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है क्योंकि बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है, टाइम तो मिलता बनता ही है। ठीक है ना, बिल्कुल भाई सभी साथी बताएंगे भाई, सभी साथी बिल्कुल। बहुत साथियों का भाई आंसर सही भी जा रहा है, बहुत से साथियों का आंसर सही जा रहा है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर क्या देना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। ठीक है ना, उससे क्या करना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। सबसे पहले अगर कोई बच्चा है कि समस्यात्मक के रूप में पाता है कि मतलब, तो उसे क्या करना चाहिए भाई, परामर्श जरूर से जरूर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 के साइड चला जाएगा। ठीक है ना, अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि ऐसे बालकों को शिक्षक द्वारा क्या क्या करना चाहिए। ठीक है ना, क्या क्या करना चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो आपका इसी में से आंसर निकल के आता है कि भाई बच्चे को परामर्श देना चाहिए। दूसरा हमारा ये भी निकल के आता है कि बच्चों को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए, तभी वो इस तरह के कार्य नहीं करेगा। और उसके बाद मधुर तथा सहयोगात्मक व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है ना, ये तो बनता ही है। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि 17 नंबर दिया गया है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। ठीक है ना, मुख्यतः संबंधित है शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वैयक्तिक विकास से, या छात्रों के मानसिक विकास से। भाई जल्दी से बता देंगे सभी साथी भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 17 नंबर भाई, तो यहाँ पर भाई 17 नंबर को जो जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं, जितने भी साथी दे रहे हैं कि छात्रों के सर्वांगीण विकास, उन सभी का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों के सर्वांगीण विकास ऑप्शन नंबर 1 के साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 के साइड चला जाएगा। बिल्कुल भाई, सर्वांगीण विकास। अब यहीं पर सर्वांगीण विकास में रुचि, अवधान, छात्रों की सक्रिय सहभागिता से, छात्रों की क्रियाशीलता आदि से संबंधित है। कौन कौन से, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में खेल, नाटक, निबंध प्रतियोगिता, शैक्षिक भ्रमक, अंताक्षरी आदि क्रियाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना,
आदि क्रियाएं जो है इसी के अंतर्गत आती हैं। अगला हमारा प्रश्न 18 नंबर क्या बनता है कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? किसने प्रतिपादन नहीं किया? कोहलर ने, स्किनर ने, बीएम ब्लूम ने या थॉर्नडाइक ने? भाई जल्दी से बता देंगे सभी साथी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, वेरी गुड। जितने भी साथी भाई दे रहे हैं ब्लूम, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साइड चला जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बीएम ब्लूम जो थे उनके सहयोगियों ने कब किया था? 1956, याद कर लीजिएगा आप लोग, 1956 में शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। जबकि कोहलर, मैक्स वर्थीमर जो थे और एक आपके कोर्ट लेविन करके थे, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, मिलकर जो किए थे जो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर 18 नंबर की बात। याद करते हैं यहाँ पर हम लोग 19 नंबर प्रश्न की। 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है ये देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना या फिर समय तक एक ही कक्षा में रहना। क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जो शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या होता है कि जो बालक हैं, कह लीजिए आप लोग, ठीक है ना, कहने का मतलब यहाँ पर ये है हमारा, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साइड चला जाएगा। क्या हो जाएगा कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ये होता है हमारा शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य। ठीक है ना। अब इसमें कैसे होता है, क्या होता है, क्यों बालक 1 वर्ष से अधिक कक्षा में रहता है? सबसे बड़ा बात यहाँ पर आती है कि शिक्षा में अवरोधन का आशय असफल रहने से लिया जाता है, अर्थात किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना अवरोधन कहलाता है। ठीक है। अब अवरोधन क्या होता है कि यानी कि जब अपव्यय का आशय बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चले जाना, छोड़ देना, ठीक है ना, ये होता है। जिससे क्या होता है कि बालक पर खर्च किया गया धन, समय और श्रम बेकार चला जाता है। भाई अगर कोई छात्र है वो 6 महीने तक एग्जाम उसका 1 साल बाद होता है, जैसे बीटीसी ही ले लीजिए, बहुत से साथी ऐसे हैं जो बीटीसी छोड़ देते हैं, ठीक है ना, बीटीसी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में उन्होंने 2 सेमेस्टर तक पेपर दिए, देन उसके बाद कोई समस्या आ गई, किसी भी प्रकार की समस्या आ गई, ये तो मुझे नहीं पता है किस प्रकार की समस्या आ गई, उसके बाद उन्होंने 2 साल में बीटीसी छोड़ दिया। तो उनका जो 2 साल का खर्च है, समय है, ठीक है ना, समय है, श्रम है, धन है, सब क्या हो जाता है दोस्तों, बेकार चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है। ठीक है। तो यही होता है हमारा क्या कि अवरोधन जो होता है, अवरोधन से क्या तात्पर्य है, तो किसी भी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना या फिर उसका छोड़कर चला जाना। चलिए भाई अगले प्रश्न की 20 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। यह आपका पेपर 8 जनवरी, जी हाँ साथियों याद कर लीजिएगा आप लोग, ये पेपर आपका 8 जनवरी को पूछा गया था। 8 जनवरी 2020 को ये पूछा गया था पेपर। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है उद्दीपक परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल या प्रदर्शन कौशल। जल्दी से बता देंगे सभी साथी 20 नंबर का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जी हाँ साथी 20 नंबर का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जितने भी साथी हमारे भाई यहाँ पर दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना कौशल, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, प्रस्तावना कौशल हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ी यहाँ पर बात आती है कि जो प्रस्तावना कौशल के घटक हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब तक हमें प्रस्तावना कौशल के घटक नहीं पता होंगे तब तक हम यहाँ पर ऑप्शन को अपने चुन नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि प्रस्तावना कौशल के घटक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो हमारा घटक होता है वो पूर्व ज्ञान से संबंध होता है, उसके बाद आदांत ज्ञान से तुलना होता है, उसके बाद प्रेरणा हेतु उपयुक्त युक्ति व शैक्षिक साधनों का चयन भी इसी के अंतर्गत आता है, प्रश्नों में तारतम्यता भी होती है इसी में, और उद्दीपन प्रभाव भी होता है। ठीक है, ये होते हैं प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत। अब यहीं पर बात करते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न की। आंसर आपको दिख रहा है, सेकंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी मानव विकास का प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था ही होता है। जो मानव होता है उसका जो विकास होता है वो कहाँ से होता है, तो साथियों गर्भावस्था से होता है। क्लियर है ना आप सभी को? ये कहाँ से होता है साथियों, तो गर्भावस्था से होता है। बिल्कुल ठीक है, कहाँ से होता है, गर्भावस्था से होता है। क्यों? क्योंकि गर्भाधान के साथ ही विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तथा यह जन्म के उपरांत शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था जीवन पर्यंत निरंतर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। ये तो आपको पता ही है,
पढ़ा भी आप लोगों ने। और यहां पर बात आती है कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया निश्चित क्रम में और निरंतर चलती रहती है। जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया है वो एक निश्चित क्रम में निरंतर चलती रहती हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर 22 नंबर क्या हो जाएगा कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक के लेखक कौन है? थॉर्नडाइक है, स्किनर है, गिने हैं या पावलोव हैं? तो भाई यहां पर द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वेरी गुड। यहां पर कौन हो जाएंगे? R.M. गेने हो जाएंगे। हमारा राइट आंसर यहां पर, इसके जो लेखक हैं वो R.M. गेने हैं। अब यहीं पर थोड़ी और पुस्तकों के बारे में भी भाई बात कर लेते हैं। जैसे कि B.F. स्किनर जो थे वो किस पुस्तक को लिखे थे? द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर जो थे पुस्तक B.F. स्किनर के द्वारा लिखी गई थी। थॉर्नडाइक ने कौन पुस्तक लिखी थी? थॉर्नडाइक ने एनिमल इंटेंजेशन द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक, इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। किसने? थॉर्नडाइक ने। बसते हमारे I.P. पावलोव भाई साहब। I.P. पावलोव भाई साहब जो थे वो कंडीशंस रिफ्लेक्सेस व लेक्चर्स ऑफ कंडीशंस, ये पुस्तक जो थी ये पुस्तक I.P. पावलोव साहब की थी। तो यहां पर हमने इस पुस्तक के बारे में देखा, गिने भाई साहब थे। बाकी जो 3 हमारे बच रहे थे उनकी पुस्तकों के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। इसी तरह से अगर पढ़ते चलेंगे तो यार टेट क्या है, सुपर टेट भी निकल जाएगा, बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा। 23 नंबर प्रश्न हमारा ये बनता है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? जर्सील्ड का है, एस्टर्नले हॉल का है, सिम्पसन का है या क्रो एंड क्रो का है? फटाफट अंदाज में बता देंगे भाई, फटाफट अंदाज में। तो भाई यहां पर जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं स्टर्नले हॉल, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। तो स्टर्नले हॉल के अनुसार यहां पर बात आती कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान या हमला कह लीजिए आप लोग का विरोध की अवस्था है। उसके बाद जर्सील्ड जो है इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वतावस्था की ओर संक्रमण करता है। उसके बाद यहां पर बताया था क्रो एंड क्रो ने क्या बताया था? क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है? यानी कि किशोर जो होते हैं, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। उसके बाद सिम्पसन ने क्या बताया? सिम्पसन के विचारानुसार क्या बताया गया था? यानी किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाता है। किसने कहा था? सिम्पसन ने। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यहां पर देखते हैं हम लोग फटाफट अंदाज में कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 40 मिनट, 30, 36 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट। 40, 30, 36, 45, बिल्कुल। तो यहां पर साथी जो राइट आंसर हो जाएगा वो 36 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्यों हो जाएगा 36 मिनट? क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पर दोस्तों आपको पता है कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका विभाजन निम्न प्रकार से भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि पहला आपका आ जाता है यहां पर पाठ योजना का निर्माण, दूसरा आपका शिक्षण आ जाता है, तीसरा आपका पुष्टि या पोषण आ जाता है, चौथा है आपका पुनः पाठ योजना निर्माण आ जाता है, पांचवा आपका पुनः शिक्षण आ जाता है और छठा आपका आ जाता है पुनः प्रतिपुष्टि। अब इनके सामने जो मिनटों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 6 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट और ये आपका एक और आता है 6 मिनट और 6 का आपका मल्टीप्लाई कराना तो 6 का 36 हो जाएगा। यानी कुल समय कितना लगा? 36 मिनट लगा, बिल्कुल। अगला यहाँ पर देखते हैं 25 नंबर दिया गया यहाँ पर प्रश्न की सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? हलिंगवर्थ का है, गेट्स का, व अन्य या स्किनर या रॉस का है? तो फटाफट अंदाज में बता देंगे सभी साथी भाई। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड भाई। जितने भी साथी हमारे यहाँ पर आंसर दे रहे हैं रॉस जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 के साइड जा रहे हैं, उन सभी का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं जल्दी से कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन कहा है? गिलफोर्ड ने, वुडवर्थ ने, क्रो एंड क्रो ने या स्किनर ने? तो फटाफट अंदाज में सभी साथी बता देंगे भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। इनमें से व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल भाई बिल्कुल, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन।
जल्दी से बता देंगे सभी साथी। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिलफोर्ड हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गिलफोर्ड ने क्या बताया कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, और यहीं पर इसी भाषा को वुडवर्थ ने अपने विचारों में कैसे व्यक्त किया है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। यही बात अगर क्रो एंड क्रो के अनुसार देखते हैं तो उन्होंने बताया कि आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो। लास्ट बचते हमारे स्किनर भाई साहब। तो स्किनर भाई साहब के अनुसार बताया यह गया है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। याद कर लीजिएगा आप लोग सारी परिभाषाएं, नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर देखते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, एक लाइन में बता देंगे, ऐसे बस छुट्टी, ठीक है ना। ए व बी को सुमेलित करना है यहाँ पर आप सभी को। तो यहाँ पर 27 नंबर का आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है ना। आंसर क्या, सेकंड नंबर, यानी कि पहला जो हो जाएगा वो फोर्थ से सुमेलित हो जाएगा। ब्रूनर किससे संबंधित हो जाएंगे, वो हो जाएंगे संप्रत्यय से संबंधित। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर थर्ड से हो जाएगा। सेकंड वाला जो बी नंबर है वो थर्ड से हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा है वो फर्स्ट से हो जाएगा। उसके बाद गार्डन भाई साहब जो हैं वो सेकंड से हो जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर की समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रहण, परिकल्पना का निर्माण या परिकल्पना का परीक्षण। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। समस्या समाधान का प्रथम चरण है, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। जितने भी साथी यहाँ पर दे रहे हैं समस्या की पहचान, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान। समस्या की पहचान सबसे पहला चरण होता है। क्यों? क्योंकि समस्या समाधान विधि से तात्पर्य तर्क किसी समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया से होता है। यानी कि समस्या समाधान विधि के 5 चरण होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला चरण जो होता है वो होता है समस्या की पहचान करना, जो कि यहाँ पर प्रथम चरण के बारे में ही पूछा गया है। दूसरा चरण होता है कि पहचान करने के बाद उसकी परिकल्पना करना, ठीक है ना, परिकल्पना के निर्माण करना। उसके बाद हमारा होता है कि आंकड़ों का संग्रहण करना। उसके बाद की जो हमारी प्रक्रिया होती है वो होती है परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण करना, विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण करना, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रथम चरण आपका समस्या का पहचान ही करना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न हमारा बनता है कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, या फिर पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, या फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। 29 नंबर भाई, 29 नंबर। भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। प्रभावशाली होगा जब, बिल्कुल भाई। जितने भी साथी हमारे भाई यहाँ पर आंसर दे रहे हो भाई, जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं, इसमें ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा? ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर कि बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। अगला और आज का लास्ट प्रश्न हमारा बनता है कि स्मृति एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? कौन सा सोपान जो है वो उभयनिष्ठ हो जाएगा? तो यहां पर हमारे जितने भी साथी दे रहे हैं प्रस्तुतिकरण, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साइड चला जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि स्मृति का सोपान क्या होता है और बोध स्तर के सोपान क्या होते हैं, ठीक है। स्मृति का जो सोपान होता है वो हार्वर्ड ने स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान की संरचना 5 पदों में की है, और ये भाई साहब ने भी 5 पदों में की है बोध स्तर में, ठीक है ना। मैरिसन ने, हेनरी ने, ये इसके जन्मदाता हैं, ठीक है। और यहीं पर बात कर लेते हैं कि हार्वर्ड ने, यानी स्मृति के सोपान 5 कौन कौन से बताए हैं? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण इसमें आ जाता है, तुलना आ जाता है, और उसके बाद सामान्यीकरण हो जाता है, प्रयोग हो जाता है, और उसी में बोध स्तर सोपान में, ठीक है ना। बोध स्तर सोपान में क्या हो जाता है? इसी के अंतर्गत आ जाता है अन्वेषण आ जाता है, प्रस्तुतिकरण आ जाता है, और आपका आत्मीकरण हो जाता है, व्यवस्था हो जाती है, और वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण हो जाता है।
तीसों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लगभग आपको 1 मिनट से ऊपर ही टाइम मिला है एक क्वेश्चन में। किसी किसी क्वेश्चन में 2 मिनट भी लग गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से आपको 30 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, डिटेल में आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।